नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है। हर रोज़ आपके सामने आता हूं दिल्ली से छपने वाले अखबारों के इस बंडल के साथ, और उसके बाद आपको रोज़ बताता हूं कि इस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी अतिरिक्त जानकारी है। अगर मेरे पास कुछ रिसर्च के ज़रिए मैं कुछ जानकारी जुटा पाता हूं किसी खबर के फॉलोअप के लिए, वो भी बताता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी खबर नहीं दिखती है जिस पर विस्तार से चर्चा की जाए, या कई बार ऐसी खबरें जिसके कुछ आयाम को मैं अलग से बता पाऊँ। तो आज भी ऐसी खबरें दिखी नहीं। ज़्यादातर वो खबरें हैं जो आप पढ़ चुके होंगे या सुन चुके होंगे, और अखबारों में कुछ ऐसी बात, हिंदी अखबारों में तो न के बराबर है। अंग्रेजी के एक दो अखबार में कुछ खबरें हैं। उस पर बात करने से पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के एक ट्वीट से आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ। ये ट्वीट उन्होंने कल किया था 16 अगस्त को, भारतीय समय के हिसाब से रात 11 बजे। मैंने उसको रीट्वीट भी किया कुछ सवालों के साथ। ट्वीट क्या है? ट्रंप का ट्वीट है अमेरिकी राष्ट्रपति का। फॉक्स न्यूज़ इज नॉट वॉचेबल ड्यूरिंग वीकेंड आफ्टरनून्स। फॉक्स न्यूज़ जो वहाँ का न्यूज़ नेटवर्क है, देखने लायक नहीं है वीकेंड आफ्टरनून के बाद या वीकेंड आफ्टरनून के दौरान। इट इज़ वर्स देन फेक न्यूज़ CNN। ये CNN जो फेक न्यूज़ वाला है उससे भी घटिया है। आई स्ट्रांगली सजेस्ट टर्निंग योर डायल टू, एक चैनल का उन्होंने नाम लिया है OANN। दे डू ए रियली फेयर एंड बैलेंस जॉब, और उस चैनल की तारीफ की है कि फेयर और बैलेंस जॉब करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है CNN कैसे फेक न्यूज़ फैलाता है, फॉक्स न्यूज़ देखने के लायक नहीं है। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट है। इस ट्वीट के साथ कुछ सवालों के साथ मैंने भी कल रात में रीट्वीट किया है, और उसके बाद ये आता हूँ कि ये सवाल क्यों कहना ज़रूरी है। और ट्रंप जैसा राष्ट्रपति या अमेरिका जैसे मुल्क का सुपर पावर प्रेसिडेंट अपने देश के चैनलों से कितना परेशान है और कितना बेचैन है, और चैनलों की तरफ से या न्यूज़ चैनल या उसके रिपोर्टर की तरफ से पूछे गए सवालों से कितना विचलित होता है कि उसको फेक न्यूज़ भी घोषित करता है और उसके बाद ऐसे ट्वीट भी करता है। एक नहीं, सैकड़ों बार। क्यों? क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कब कब झूठ बोला है और कैसे वो झूठी बातें करते हैं, कैसे जो कहते हैं उसमें तथ्य नहीं होता है। इस पर अमेरिकी मीडिया ने बहुत बार स्टोरी की है, गिनती के साथ, कि ट्रंप ने कितनी बार झूठ बोली, उस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज वहाँ हो चुकी है। आज क्यों ये बात है? तो ट्रंप ने ये कहा, और उसके बाद मैंने भी रात में इस पर यही ट्वीट किया है कि यही होती है अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, कि मीडिया देश की सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे आदमी से सवाल पूछे और वो बेचैन और विचलित हो जाए। लेकिन क्या इस देश में ऐसा होता है? क्या यहाँ वो ताकत है? क्या कोई चैनल सीधे प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर कोई सवाल पूछ सकता है कि जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी? बीते 6 साल में आपने देखा है, लेकिन 2014 के पहले चले जाइए जरा। 2014 से लेकर 2012, 9, 10, 11 और उसके पहले के इतिहास में जाइए, आपको ऐसे सवाल पूछते यहीं के चैनल, भारत के ही चैनल दिखेंगे। मनमोहन सिंह की तस्वीर लगाकर सैकड़ों बार हम सब लोग चैनलों में हमने काम किया, क्योंकि तब कोई डरता नहीं था कि आप ये सवाल पूछेंगे तो उसके बदले क्या क्या हो सकता है। ना कोई प्लीज करने की कोशिश करता था, ना भीतर से राष्ट्रवाद की, फर्जी राष्ट्रवाद की भावना इतनी जागृत थी पत्रकारों में कि वो चाहते थे कि इस राष्ट्रवादी काफिले में हम भी कैसे शामिल हो जाए, प्रधानमंत्री हमें कैसे फॉलो बैक कर लें, प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारे व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आ जाए, कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय से आने वाले मैसेजेज को हम खबर की तरह प्लांट करें। ये दौर नहीं था। और वो कनेक्टिविटी, वो कनेक्शन, बहुत सारे वो जो जाने अनजाने रिश्ते हैं, वो रिश्ते नहीं थे। जिनके थे उनके थे, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं थे, तब भी राडिया टेप आया था, तब भी बहुत सारे लोगों के नाम आए थे, तब भी बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में थे। लेकिन बहुत बड़ी जमात ऐसी थी जो उससे बाहर थी। मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ। ऐसी गड़बड़ियाँ और ऐसे घालमेल हर दौर में हुए। मैं सिर्फ उस बचे हुए हिस्से की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी तादाद थी। कुछ सेलेक्टेड लोगों को छोड़िए जो नेटवर्किंग करते थे। सेटिंग गेटिंग का दौर हर दौर में हुआ है। अब ये सवाल मैंने आज क्यों उठाया ट्रंप का, और ये क्यों कहा कि ट्रंप जैसा राष्ट्रपति विचलित होता है? सवाल चीन का आता है। और अखबारों की बाकी खबरों पर बात करने से पहले चीन को लेकर क्या सवाल है? चीन को लेकर सवाल है कि 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए गलवान में भारतीय जवानों की शहादत के, और उसके 1 महीने पहले चले जाए घुसपैठ 1 से 1.5 महीने पहले हो चुकी थी LAC के इस पार भारतीय दावेदारी वाले इलाके में। बार बार मैं कहता हूँ
तो 3 महीने से ज़्यादा हो गए। प्रधानमंत्री जा चुके, लेह का दौरा करके आ चुके, राजनाथ सिंह जा चुके, आ चुके, राफेल भारत आ चुका है। चैनलों पर उस समय चीन दुम दबाकर भागा जैसी खबरें, स्पेशल शोज, थर थर कांपा सब चल चुका है। चीन न तो कांप रहा है, न तो चीन भाग रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा था न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है। चीन घुसा हुआ भी है और घुस भी आया है और बैठा हुआ भी है और जा भी नहीं रहा है। तो ये खबर और ये सवाल कौन पूछ रहा है? कौन ऐसा चैनल या मीडिया है जो प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर काउंटडाउन के साथ सवाल पूछे कि चीन को 90 दिन हो गए या 100 दिन हो गए या 80 दिन हो गए या 60 दिन हो गए चीनी घुसपैठ के, और चीन जा क्यों नहीं रहा? आप ऐप बैन कर दीजिए, आप कुछ और कर दीजिए, छिटपुट चीज़ें कर दीजिए, अभी दशहरा दिवाली आ रहा है, फुलझड़ियाँ बैन कर दीजिए, आप पटाखे बैन कर दीजिए, चीन तो वहीं डटा है। तो आज इकोनॉमिक टाइम्स की खबर क्या है? कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो इस पर खबरें लिख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में, एक्सप्रेस में, हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में 4-5 रिपोर्टर्स, उनकी खबरें पढ़नी चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा, विजेता सिंह, शशांक सिंह और ऐसे कुछ रिपोर्टर्स। तो आज इकोनॉमिक टाइम्स में क्या छपा है, उन्हीं सवालों का जवाब काश इस अखबार में जो खबर छपी उसके आधार पर कोई चैनल पूछे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है, हेडलाइन का जो टेक्स्ट है वो नीचे ग्राफिक्स में मैं लगा दूंगा। इस खबर में इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री एलओसी पर तनाव कम करने, डिसएंगेजमेंट की जमीन तैयार करने और कमांडर लेवल की अगली बातचीत के लिए माहौल तैयार करने में जुटे हैं। गौर करिएगा जो इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है, और ये बार बार छिटपुट कुछ अखबारों में लिखा जा रहा है। क्यों बातचीत की जमीन तैयार करने में जुटे हैं? क्योंकि चीन जिद पर अड़ा है। किस पर अड़ा है? वो पीछे नहीं हट रहा है। पीछे कहां से हटना है, इस पर बात हो चुकी। और उसके बाद विक्रम मिस्री इस कोशिश में है कि बातचीत से पहले पैंगोंग और डेप्सोंग में यथास्थिति बहाल करने पर चीन तैयार हो सके। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, हिंदी में बता रहा हूं। चीन डेप्सोंग और पैंगोंग सो पर अपनी स्थिति बनाए रखने की जिद पर अड़ा है। मिस्री ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और मिलिट्री अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत की है। उनकी पूरी कोशिश है कि दोनों देशों के बीच टेक्निकल लेवल पर जो बातचीत होनी है, टेक्निकल लेवल मतलब यथास्थिति बहाल करने के लिए जो कमांडर लेवल पर बातचीत हुई है 4 दौर की, 5वें दौर की होनी है। एक बार बातचीत टली है, दूसरी बार भी टली, क्योंकि उसमें कोई सहमति नहीं हो रही है। 11 घंटे की बातचीत के बाद फिर ढाक के 3 पात बात वहीं अटकी है जहां से शुरुआत होनी चाहिए। तो उसके बाद होनी है, उस पर कुछ सहमति बने, इसलिए विक्रम मिस्री जो भारत के राजदूत हैं चीन में, वो कोशिश कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को मिस्री और पीएलए मेजर जनरल के बीच बातचीत हुई है। भारत में चीन के राजदूत का बयान पहले आ चुका है, बहुत चर्चित था, जिसमें साफ साफ कहा था कि एलएसी क्रॉस करने के लिए भारत जिम्मेदार है। भारत में जो चीनी राजदूत हैं उन्होंने कहा था। चीन अभी भी इसी तरह की बात कर रहा है। विक्रम मिस्री जिन लोगों से बात कर रहे हैं यही अभी भी पोस्टरिंग चीन का है। लेकिन हकीकत यह है, जो इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, इसके शब्द हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चीनी सेना एलएसी के इस पार यानी भारत की तरफ जमी हुई है। यह इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है। बट इन रियलिटी द चाइनीज आर्मी इज प्रेजेंट on Indian side of the LAC on the northern bank of Pangong Tso and continues to obstruct India's patrolling in Depsong Plains according to officials। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है। और उसके बाद पैंगोंग के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना तैनात है। डेप्सोंग में पेट्रोलिंग करने से चीन ने रोक रखा है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने घुसपैठ वाले दूसरे इलाकों से भी अपना बिल्डअप नहीं हटाया है। इसमें यह भी खबर है कि जो ये कहा गया ना कि अजीत डोभाल ने बात की, सब ने बात की, लौट गई चीनी सेना, लौट रही है, इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। दरअसल चीनी वहाँ अभी भी जमे हैं। फ़र्क ये है कि भारतीय मीडिया से खबरें गायब हैं। भारतीय मीडिया मतलब मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल, जहां रोज हिंदू मुसलमान और तमाम चीज़ों पर डिबेट हो रही है, बहसें हो रही है, उस बहसों में राष्ट्रवाद का तड़का है, आक्रोश है, उत्तेजना है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है और सामने वाले को जयचंद और नकली हिंदू कहने की रवायत और कहने की कवायद है। उन बहसों में ये मुद्दा गायब है। और उसी में इकोनॉमिक टाइम्स ने आगे लिखा है कि मिस्री के, और इसी खबर में है कि मिस्री ने चीनी सेना के मेजर जनरल और सीपीसी सेंट्रल कमेटी के अधिकारी के सामने भारत का पक्ष रखा है। तो ये तो भारत का पक्ष रखा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने लाल किले से कह दिया कि एलएसी से लेकर एलओसी तक सब जगह हमारी मुस्तैदी है और हम मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। देश अपेक्षा कर रहा है
कि आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए। शहादत सेना ने की, सेना ने गलवान में मुकाबला किया, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है? क्योंकि चीनी घुसपैठ है, कायम है, जमी हुई है चीनी सेना, और उस पर अब बात भी नहीं है, बात में छिप गई। अब इस पर कोई सवाल भी नहीं है, इस पर कहीं चर्चा भी नहीं है, इस पर किसी चैनल पर डिबेट ही नहीं है, किसी बीजेपी नेता को बुलाकर इस पर कोई पूछ ही नहीं रहा है कि सर बताइए वहां की स्थिति क्या है। और पहले उस समय क्या हुआ, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स मैंने देखा शुरू के 20 दिन तक, बहुत सारे फॉर्मर आर्मी जनरल्स आकर लगातार कहते रहे कि नहीं, गलत बयानी है, चीन की घुसपैठ नहीं हुई है, कहीं चीन नहीं आया है, वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो नो मैंस लैंड है, खारिज करते रहे उस चीनी घुसपैठ को। मैंने एक दिन कहा सरकार समर्थक जनरल ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो लगातार मई से ही लिख रहे हैं कि चीनी सेना ने घुसपैठ की। और मैंने नाम भी लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत मेनन, लेफ्टिनेंट जनरल रॉय, कर्नल अजय शुक्ला और बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि चीन ने घुसपैठ की है। और जब मैंने सरकार समर्थक कहा, लोग नाराज हो गए, कुछ लोग गालियां देने लगे कि फौजी ऑफिसर को सरकार समर्थक कैसे कह सकते हैं। कैसे नहीं कह सकते? जनरल वीके सिंह कौन है? जनरल वीके सिंह इस सरकार में क्या थे? पहले आर्मी चीफ। नॉर्थ ईस्ट में गवर्नर बने, कौन थे? वो पहले आर्मी चीफ थे। जनरल बख्शी से लेकर बहुत सारे जनरल, ऐसे मैं तो 4 फौजी अधिकारियों को जानता हूं जो बाकायदा बीजेपी के सदस्य की तरह हैं, बीजेपी की मीटिंग्स में जाते हैं। इस तरह का एक फौजियों का ग्रुप है उनका। और उसके बाद सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, उनके नीचे सुपर जरूर लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन उनका अलाइनमेंट बीजेपी के साथ है। हो सकता है ऐसे किसी फौजी का अलाइनमेंट कांग्रेस के साथ भी हो सकता है किसी और दल के साथ हो। अगर वो घोषित तौर पर अलाइंड हैं, जैसे वीके सिंह हैं, जैसे एक राज्यपाल रह चुके पूर्व आर्मी चीफ हैं, या और ऐसे लोग हैं, तो इसमें कहना कि इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, वो सरकार समर्थक हैं, लेकिन वो सब लोग खारिज करते रहे। आज मैं चाहता हूं कि चैनल के लोग, मीडिया के साथी, उन जनरल्स को भी बुलाएं और उन जनरल्स को भी बुलाएं जो कहते रहे कि चीन ने घुसपैठ की, और बीजेपी के नेताओं को बुलाएं और यही सवाल पूछें कि सर ये 90 डेज हो गए, सर ये 95 डेज हो गए, सर गलवान में शहादत के 64 दिन हो गए, 63 दिन होने जा रहे, 15 जून को शहादत हुई थी, तो अब कब और क्या होगा? तो ये सवाल कोई पूछे। ये आज की खबर इस तरह से कहीं थी नहीं, लेकिन खबर नहीं थी, इसलिए मैंने इसको सवाल के तौर पर उठाया। अब एक जो दिलचस्प खबर है, सब जगह है, और उस खबर पर भी आऊँगा जो फेसबुक को लेकर है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा। लेकिन एक खबर जो दिलचस्प कई जगह छपी है, देखिए क्या होता है कि अब आपको चैनलों के डिबेट में जो लोग दिखेंगे उनका जिक्र कर रहा हूँ। शाहीन बाग के जो लोग थे, शाहीन बाग आंदोलन में जो लोग थे, सीईए के ख़िलाफ़ जो लोग हंगामा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सरकार के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे थे, उनमें से कुछ लोग हिंदुस्तान में भी है, बाकी अखबारों में भी है, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी भाजपा में हुए शामिल। और उस पर तस्वीर छपी है कि कैसे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू की मौजूदगी में शामिल हुए उसमें, जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी थे। अब ये जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके बयान भी मैं देख रहा था अखबारों में जो छपा है। अब ये प्रदर्शनकारी आपको क्या दिखेंगे? आने वाले समय में इसमें से कुछ प्रदर्शनकारी आपको चैनलों पर भाजपा का पक्ष लेते हुए ऐसी बहसों में दिखेंगे, और जिससे लगेगा कि मुस्लिमों के लिए भाजपा ने कितना अच्छा काम किया और कैसे भाजपा को मुस्लिम गलत समझ रहे हैं। यही उन्होंने कहा भी है। शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के खिलाफ आंदोलन करने वाले शहजाद अली शामिल हो गए बीजेपी में। शामिल होने के बाद शहजाद अली ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ ताकि समुदाय में शामिल उन लोगों को गलत साबित कर सकें जो सोचते हैं भाजपा हमारी दुश्मन है। हम सीए की चिंताओं पर एक साथ बैठेंगे। और उसके बाद उनके बयान हैं आने वाले, और कुछ लोग इनके साथ होंगे। और उसके बाद अब हो सकता है, कुछ कहा जा रहा है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करेंगे। हो सकता है इनमें से कोई जो आए हैं नए इसमें शामिल हो जाए। अब सवाल ये उठता है, और आपको चैनल पर दिखने लगेंगे कि अचानक 1, 2, 3 नए मुस्लिम चेहरे जो भाजपा के पक्ष में, जो भाजपा कैसे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, भाजपा कैसे सबका साथ सबका विकास चाहती है, यही कहा भी है।
यही यही बयान में छपा है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते। ये प्रवक्ता ये नए सामने आ जाएंगे। मैं कई बार कहता हूँ, और ये हो सकता है कुछ लोगों को एतराज लगे, शाहनवाज हुसैन मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूँ दशकों से। मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं बीजेपी में। शाहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी दो नेता जो केंद्रीय नेतृत्व में हैं, यूपी में एक मंत्री है। मैं कहता हूँ ये बीजेपी के बिजुके हैं जो दिखाने के लिए है। और बिजुका पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, खेतों में खड़ा किया जाता है चिड़िया और पक्षी और उनसे फसल का बचाव करने के लिए। तो दरअसल कुछ ऐसे चेहरे हर समय बीजेपी को चाहिए जिससे वो दिखा सके कि देखो हमारे साथ तो मुस्लिम भी हैं। यही इंद्रेश कुमार ने किया मुस्लिम मंच बनाकर, और उसमें एक आजम खान नाम के शख्स भी हैं। वो शिला पूजन के लिए जाने को बेचैन थे और बाद में पता चला कि लोगों ने उन्हें वो आजम खान समझ लिया और उनकी लानत मलामत हो गई। खैर, लेकिन ऐसे लोग हैं और ये बीजेपी का इतिहास है। सिकंदर वक्त भी रहे, आरिफ बेग भी रहे, गुजरे जमाने में जाएंगे तो ऐसे छिटपुट दो दो तीन तीन नेता बीजेपी में रहे, और आज भी दो हैं, दिल्ली में दो हैं। अब ये 4-5 दिल्ली प्रदेश में आ जाएंगे, चैनलों पर कुछ दिखेंगे। और ये इनका काम है कि आकर चैनलों की बहसों में हिस्सा लेना और बीजेपी कैसे गलत तरह से बीजेपी को पेंट किया जाता है उसके लिए बीजेपी के पक्ष में बचाव देना, और बीजेपी उन्हें मुस्लिमों की नुमाइंदगी के तौर पर या नुमाइंदे के तौर पर प्रोजेक्ट करती है। मीडिया के साथ ही भी वैसा ही करते हैं। क्या यह हकीकत है? तो इस सवाल के साथ यहीं छोड़ता हूँ। क्या वाकई बीजेपी, मैंने तो एक सवाल पूछा था योगी से इंटरव्यू में, बहुत चर्चित इंटरव्यू, कभी देखिएगा, क्या आपके दिल में हिंदू रहते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन क्या इस दिल में मुस्लिमों के लिए जगह है? वो सवाल है, और वो सवाल बहुत मौजूद। जहां इस देश की आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी की जगह बीजेपी की राजनीति में, बीजेपी के थॉट में, बीजेपी के एजेंडे में हो नहीं। जहां 403 सीटों पर चुनाव हो जाए, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना हो यूपी में। जहां आपकी राय घोषित है यूपी के मुख्यमंत्री की कि मस्जिद के लिए अगर मुझे शिलान्यास या उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में या जो शुरुआती जो भी होती है तैयारी उसमें बुलाया जाएगा, तो ना तो मैं जाऊंगा ना बुलाएंगे। लेकिन साथ में कहा कि मुझे हिंदू योगी होने के नाते मेरा धर्म मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, मैं अपने धर्म का पहले निर्वाह करूंगा और इसलिए नहीं जाऊंगा। जहां मुख्यमंत्री ही ये बात कहता हो तो कि दूसरे धर्म विशेष का अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम है उसमें आप नहीं जाएंगे, तो फिर ऐसे 3 मुस्लिम को शामिल कर लिए और रोज चैनल पर बोलने लगेंगे कि बीजेपी को लेकर मुस्लिमों के मन में भ्रम है। तो ये बिजुके हैं, ये सिर्फ दिखाने की चीज़ है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस राजनीति को अगर 30 साल में समझेंगे, 40 साल में समझेंगे, तो ऐसे चेहरे समय समय पर बीजेपी में रहे हैं। 2 चेहरे, और सिकंदर वक्त भी थे तो एक समय उनकी नाराज़गी की भी किस्से हैं, तो उस पर फिर कभी। तो अब ये 2 खबरें हो गई बड़ी जो मुझे दिखी। ये खबर आपको लग सकती है कि इसमें तो छोटी खबर है, बड़ी बात क्या है, लेकिन मेरे लिए इसमें एक खबर थी। एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, हमारे मित्र हैं पटना में संतोष सिंह, उन्होंने खबर लिखी है, ये पहले पन्ने पर है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। सन ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट गेट्स बेल आफ्टर 5 months इन जेल। 5 महीने जेल में रहने के बाद एक आरटीआई एक्टिविस्ट के बेटे को बेल मिली है। और ये इन्होंने पहले भी इंडियन एक्सप्रेस में खबर लिखी थी। मैं कोशिश करूंगा कि वो ग्राफिक भी आपको दिखा दूं, मतलब वो हेडलाइन भी आपको दिखा दूं। इन्होंने खबर लिखी थी और उस दिन भी मैंने खबर देखी थी कि ये होती है रिपोर्टिंग कि अगर कोई फैक्ट है, कोई गलत आदमी, कोई मजलूम, कोई कमज़ोर आदमी या कोई ऐसा आदमी, बेचारा आदमी अगर सिस्टम की चक्की में पिस रहा है, तो कैसे उसके पक्ष में आप खबर लिखें या तथ्य लिखें और जिससे उसको इंसाफ हो सके। इस केस में संतोष सिंह की भूमिका बहुत अच्छी है इस खबर की। और हुआ ये, मामला ये है कि 14 साल का वो लड़का था, हिंदी में बता दे रहा हूँ जो छपा है इसमें, 10वीं साल में पढ़ता था, माफ़ करें 10वीं कक्षा में पढ़ता था। परीक्षा देकर वो लौट रहा था और 3 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से आ रहा था, फरवरी की बात है। तभी कथित तौर पर 3 पिस्तौल के साथ, देसी कट्टा जो होता है, 3 कट्टे के साथ उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आर्म्स एक्ट में उसे बंद कर दिया। उसकी उम्र तब 14 साल थी, पुलिस ने उसे बालिग बताया। अब उसके पिता का आरोप है कि वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इलाके में जो मनरेगा और सरकारी जो योजनाएं हैं उनमें घपले घोटाले के खिलाफ वो लगातार लिखते रहे थे, लगातार आरटीआई कर रहे थे
आरटीआई दाखिल करते थे, जवाब मांगते थे। इसलिए लोकल प्रशासन भी और लोकल जो दबंग ऐसे लोग होंगे उनसे नाराज़ रहते थे और बहुत तयशुदा ढंग से साजिश करके उनके बेटे को फंसा दिया गया और जेल भेज दिया गया। और उसके बाद एक्सप्रेस के रिपोर्टर जो पटना में है संतोष सिंह, उन्होंने इस पर स्टोरी की, उन्होंने डीजीपी से बात की, जिले के एसपी से बात की थी जो पिछली स्टोरी की थी, और उसके बाद आखिरकार मानना पड़ा कि वो लड़का माइनर था। अब उसके बाद पूरे मामले की फिर से जांच हो रही है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि लड़का माइनर है और उसे जमानत मिल गई है। तो ये होता है असर, खबर का असर इसे कहते हैं कि एक लड़का जो नाइंसाफ़ी का शिकार था, जिसे 14 साल के लड़के को बालिग बताकर जेल में बंद कर दिया गया, फर्जी मामले में फंसाकर, उस पूरे मामले का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने किया और उसके बाद उसका असर हुआ, जांच हुई, पता चला कि 14 साल का था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी मामले की जांच की और उसके बाद आखिरकार उसे ज़मानत मिल गई। अब आगे जो होना होगा होगा। तो ये एक खबर है। उसके बाद बाकी उस खबर पे आने से पहले फिर वापस लौटता हूँ। मैं जिस खबर का जिक्र शुरू से कर रहा हूँ वो है फेसबुक की खबर। फेसबुक को लेकर जो खबर सब जगह आज छपी है और कल भी छपी थी, आपने पढ़ा होगा कि राहुल गांधी ने कुछ सवाल खड़े किए। सवाल खड़े हुए जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है, उस स्टोरी में है कि कैसे फेसबुक बीजेपी या भारत की सत्ताधारी दल, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की तरफ से अगर हेट स्पीच फेसबुक पर होता है तो उसको फेसबुक हटाने में परहेज करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि इससे भारत में बिजनेस पर, कारोबार पर असर पड़ेगा। और ये लंबी स्टोरी कल वॉल स्ट्रीट जर्नल की राहुल गांधी ने ट्वीट की थी जो छपी है, वो भी मैं फुल स्क्रीन दिखा दूंगा। और उसमें जिक्र है जो भारत में फेसबुक की पॉलिसी डायरेक्टर हैं आँखी दास, उनके हवाले से कि उन्होंने कैसे अपनी टीम को कहा था कि बीजेपी नेता राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का उन्होंने विरोध किया था। उन्हें डर था कि कंपनी से बीजेपी के रिश्ते खराब हो सकते हैं और भारत में कारोबार को नुकसान हो सकता है। और उसके बाद ये खबर लीक हुई और इसमें यह भी कहा गया कि आँखी दास पे आरोप है कि उन्होंने इनडायरेक्टली बीजेपी को मदद करने की भी कोशिश की। ये भी इस खबर का हिस्सा है, बहुत इन्वेस्टिगेट करके वॉल स्ट्रीट ने लिखा है, जिसको कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और कल दिन भर इस पर हंगामा होता रहा। आज कई अखबारों में छपा है, टेलीग्राफ की भी हेडलाइन आज यही है, वो हेडलाइन भी आप देख पा रहे हैं जो टेलीग्राफ ने छपा है। अभी मैं भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ। और राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करता है, इसके ज़रिए फर्जी खबरें और नफरत फैलाता है और इनका इस्तेमाल वोटरों के लिए प्रभावित करने के लिए किया जाता है, जिसका जवाब बीजेपी ने दिया था। वो भी शायद आपको पता होगा, रविशंकर प्रसाद ने कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ की बात करते हुए कल कहा था कि आपको तो रंगे हाथ पकड़ा, आप क्या बात करेंगे। और एक भास्कर ने एक बॉक्स छापा है कि भारत में कितने फेसबुक यूजर्स हैं और सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत में फेसबुक यूजर्स का है, चूँकि फेसबुक यूजर्स 28 करोड़ हैं जो आंकड़े, ये भी हालांकि सोर्स इसका वॉल स्ट्रीट जर्नल है। अब सवाल उठता है ये राजा सिंह कौन है, जिसको लेकर बात आई कि राजा सिंह और बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े की कई फेसबुक पोस्टों को नहीं हटाया गया, जब तक कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके बारे में फेसबुक को आगाह नहीं किया। और ये पोस्ट, जिस पोस्ट को नहीं हटाया गया, वॉल स्ट्रीट के आगाह करने के बाद हटाया गया, वो पोस्ट मुसलमानों के खिलाफ थी। अब अनंत हेगड़े जो चर्चित सांसद रहे, मंत्री भी थे, अनंत हेगड़े के बयानों की अगर लिस्ट देखेंगे तो उनके बयान हमेशा एंटी मुस्लिम है। यहाँ तक कि गोडसे को उन्होंने भी, साध्वी प्रज्ञा की तरह उन्होंने भी गोडसे को देशभक्त कहा था। तब कहा था जब साध्वी प्रज्ञा के बयान के बाद प्रधानमंत्री नाराज होकर उन्होंने कह दिया था कि मैं साध्वी को कभी माफ़ नहीं करूँगा, तब उन्होंने भी गोडसे को देशभक्त कहा था। जो शख्स गांधी के कातिल गोडसे को देशभक्त कहता हो, वो समझ लीजिए किस मानसिकता का होगा। उसका नाम अनंत हेगड़े है, बीजेपी के सांसद। उनके पोस्ट, उनके बयान हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत से भरे होते हैं। और राजा सिंह के तो बयान आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, राजा सिंह मुस्लिम तेलंगाना, आपको उनके बहुत सारे बयान, उनके हंगामे वाले वीडियो, उनके उत्तेजक भाषण के वीडियो आपको मिलेंगे। हर भाषण का सार मुसलमानों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, फर्जी राष्ट्रवाद है, देशभक्ति का वो फर्जीवाड़ा है जिसमें एक धर्म विशेष से नफरत की बुनियाद पर उनकी देशभक्ति पनपी है, कथित देशभक्ति। लेकिन
राजा सिंह के ही फेसबुक पोस्ट जो वो उनके बयान थे उसको हटाने को लेकर ही वॉल स्ट्रीट ने जिक्र किया है, राजा सिंह और अनंत हेगड़े, और जिस पर जो भारत की फेसबुक इंडिया की पॉलिसी डायरेक्टर ने कहा था इनको हटाना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे बीजेपी से रिश्ते खराब होंगे, सरकार से रिश्ते खराब होंगे। तो पहुंच कहां तक है सरकार की? देखिए, मुख्य धारा की मीडिया तो है ही, अखबार तो दबे ही रहते हैं। चैनल में क्या डिबेट हो रहा है आपको पता है, दबे रहते हैं स्वैच्छिक तौर पर या वैचारिक तौर पर। मान लीजिए वो घालमेल हो गया, और उसके बाद फेसबुक और ट्विटर पर क्या होता है, और ख़ास तौर से फेसबुक का जिसका जिक्र किया है, सोशल मीडिया पर क्या होता है, उसका सबूत वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है। अब राजा सिंह कौन है मैंने कह दिया, आप गूगल पर सर्च करिएगा, उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसमें बहुत डिटेल लिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जिसमें उसने ये भी कहा है कि फेसबुक ने बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं को फेवर किया, और ये स्ट्रेटजिक ढंग से फेसबुक ने किया, जिसमें जानबूझकर फेसबुक ने ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं की जहां बीजेपी के नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट थी। हालांकि फेसबुक की तरफ से एक बार दावा किया गया था कि ऐसे पोस्ट को फिल्टर किया जा रहा है और हम कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो हेट स्पीच है उसको हम हटा रहे हैं। लेकिन एक तथ्य जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक के इंटरनल स्टाफ ने तय किया था कि खतरनाक व्यक्तियों और संस्थाओं वाली पॉलिसी के तहत राजा को बैन किया जाए। लेकिन भारत की जो प्रमुख थी पॉलिसी डायरेक्टर आँखी दास ने इस पर विरोध किया था। अब फेसबुक के प्रवक्ता का भी बयान आया। एंटी स्टोन ने कहा है कि राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंता जाहिर की थी। हालांकि स्टोन के मुताबिक राजा को फेसबुक पर रहने देने के पीछे सिर्फ एक यही वजह नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार वॉल स्ट्रीट जर्नल के सवाल करने के बाद राजा की कुछ पोस्ट को डिलीट किया गया। उन्हें फेसबुक पर आधिकारिक अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं है। एक ईमेल में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हम हेट स्पीच और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं। तो ये तो चलिए उनकी तरफ से है। और राजा सिंह का बयान भी है कि वो जो फेसबुक पेज था वो मेरा फ़ैन पेज था, उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और उन्होंने सफाई दी है। और उसके बाद कहा है कि अगर मेरे नाम से कोई फेसबुक पेज चलाता है उसके लिए मैं कहाँ ज़िम्मेदार हूँ। हाँ, ये साहब कहाँ ज़िम्मेदार है? आप बयान देंगे, आप उग्रता की बात करेंगे, आप नफ़रत की खेती करेंगे, नफ़रत के बयान देंगे। आपके जो चेले चंगू हैं वो ऐसे 10 फेसबुक पोस्ट रखते हैं और उस पर वो पोस्ट करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? और ऐसे मेरे खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है और बहुत ऐसे धर्म विशेष को लेकर टारगेट करने के लिए। और मैं कह रहा हूँ ये दूसरा पक्ष भी है, इसके दूसरी तरफ भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफा है। दूसरी तरफ भी कुछ लोग हैं जो इसका काउंटर नैरेटिव करने के लिए भी ऐसे 20 फेसबुक पेजेज होंगे। लेकिन यहाँ ज़्यादा संगठित तौर पर है क्योंकि सत्ता इनके साथ है, क्योंकि IT सेल इनके साथ है, क्योंकि देश के कई राज्यों में सरकारें इनके साथ हैं और देश की पॉलिसी ये बना सकते हैं। अगर फेसबुक हो या दुनिया का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देशित कर सकते हैं, उस पर शिकंजा कस सकते हैं। इसलिए फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो चाहे व्हाट्सएप हो, डरता है क्योंकि सत्ता है। वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, उनके बैन होते रहते हैं क्योंकि उनका कोई उस तरह का सत्ता की धुरी के इर्द गिर्द वो नहीं है। अगर वहाँ भी कट्टरपंथ है तो जो है। तो चलिए ये 2-3 खबर, एक खबर जो है मैं डिटेल अभी पढ़ नहीं पाया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में है, पहले पन्ने पर ही है कि एक बच्ची जो गांव की ये खबर है यहाँ पे कि इनकम हिट बाय कोविड, रूरल पुअर मैरी ऑफ माइनर गर्ल्स। और गरीब लोगों की बेटियों की कैसे शादियाँ हो रही है गरीबी में, कोविड काल में, और उनकी गरीबी में उसी में है कि एक बच्ची के बारे में पता चला कि 14 साल की 15 साल की एक बच्ची की शादी 50 साल के एक शख्स से हो रही थी जो उस्मानाबाद का रहने वाला था, उस विधुर था, उससे शादी हो रही थी। और उसके बाद कैसे पता चला और जो लोकल NGO है उसने उस बच्ची को बचाया। और उसके बाद विस्तार से खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में अंदर के पन्ने पे छापा है कि कैसे इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये सुनकर आपको पता नहीं आप में से कितने लोगों को अमीना वाली घटना याद है। उस पर फिल्म भी बनी है, मुझे लगता है 30 साल हुए होंगे या ज़्यादा, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। हैदराबाद की एक कहानी थी कि एक छोटी सी बच्ची अमीना की शादी अरब के एक शेख से कर दी गई थी और उस समय वो खुलासा हुआ था और हर अखबार, हर मैगजीन के कवर पर सुर्खियों में वो कहानी थी। उस पर एक फ़िल्म भी बनी है अगर मुझे ठीक से याद है। आप अमीना
सर्च करेंगे अगर हैदराबाद आंध्र प्रदेश तो वो कहानी मिलेगी। उस लड़की का इंटरव्यू मुझे लगता है अभी 6-7 साल पहले मैंने दोबारा कहीं देखा था। वो चर्चित कहानी है। तो ये ऐसी कहानियाँ होती हैं। और 15 साल की बच्ची की शादी 50 साल के शख्स से हो रही है या करने की कोशिश परिवार के लोग कर रहे हैं, तो उस परिवार की गरीबी, उसकी बेचारगी, उसकी लाचारगी की आप कल्पना कर सकते हैं। बाकी खबर सब जगह और खबरें हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इंडियन एक्सप्रेस में ये भी है कि जेपीसी की जांच की मांग की है कि जेपीसी गठित करके और उसके बाद इसकी जांच होनी चाहिए, जो फेसबुक का पूरा मामला है। और उसके बाद शशि थरूर, चूँकि जो कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कहा है कि कमेटी सेक्रेटेरिएट, मतलब एक्सप्रेस ने कहा है कमेटी सेक्रेटेरिएट फेसबुक को चिट्ठी लिखेगा और उसके बाद मांग करेगा, उनसे जवाब मांगेगा और ज़रूरत होगी तो इसकी जांच की बात की जाएगी। ये खबर एक्सप्रेस में है। और चेतन चौहान की डेथ हुई, दूसरे मंत्री थे, ये खबर सब जगह है, आप पढ़ चुके। एक खबर जो सुदीक्षा की है, सुदीक्षा भाटी, ख़त्म करूंगा उससे पहले, सुदीक्षा भाटी की खबर आप लोग जानते होंगे, मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया था। लेकिन आखिरकार उसमें वो लड़की जो ग्रेटर नोएडा की, जो बुलंदशहर से जिसने टॉप किया था, 98% मार्क, 98% मार्क्स आए थे उसके, और वो लड़की यूएस में स्कॉलरशिप के ज़रिए पढ़ाई कर रही थी। और उस लड़की के बारे में एक कहानी सब जगह छपी है। लड़की के बारे में क्या, उसकी तो डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, मतलब जो घटना हुई थी और जिसके बारे में कहा गया, परिवार वालों ने छेड़खानी का आरोप लगाया था कि बुलेट सवार, जब वो अपने भाई या चाचा के साथ जा रही थी, बुलेट सवार उनसे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था और उसी में हादसा हुआ और उसकी डेथ हो गई। उस दिन में मुझे लग रहा था कि इस कहानी में कुछ पेच है। जब मैंने एक चैनल पर 2 वीडियो अचानक देखे, एक में चाचा कह रहे हैं मैं बाइक चला रहा था, एक छोटा सा वीडियो अचानक कहीं सरफेस हुआ जिसमें एक लड़का जो यंग सा था, जो बाद में पता चला कि वो भाई था उनका, चचेरा भाई शायद, वो चला रहा था। तो मुझे उस दिन ही लगा कि 2 बयान क्यों आ रहे हैं। एक लड़का कह रहा है मैं चला रहा था उसकी बाइक, एक चाचा जो हैं वो कह रहे हैं मैं चला रहा था बाइक। और पिता के बयान में भी कुछ मुझे दिखा कि कुछ क्लैरिटी नहीं है। उस दिन से मुझे थोड़ा सा शक था। अब आज जो खबर है, जो कल ही आ गई, कि छेड़छाड़ और स्टंट से नहीं, सड़क दुर्घटना में हुई थी सुदीक्षा की मौत, और पुलिस ने पूरी जांच के बाद पूरे मामले को सामने लाया, खुलासा किया है। इंडियन एक्सप्रेस में भी डिटेल खबर है कि 10,000 बुलेट ऑनर्स की तलाश हुई, ट्रैक किया गया, और उसके बाद कॉल रिकॉर्ड्स की तलाश हुई। कॉल रिकॉर्ड को इस सर्विलांस पे लगाया गया, कॉल रिकॉर्ड को मिलाया गया। उसके बाद देखा गया कि वहाँ किसका किसका प्रेजेंस था, तो पता चला कि इसके चचेरे भाई का तो प्रेजेंस था उस लोकेशन पर, चाचा का नहीं था, और वो चचेरा भाई भी नाबालिग था। और कोई सीसीटीवी फुटेज भी है जिससे पता चल रहा है बुलेट वाला आगे जा रहा था। हालांकि बुलेट सवार ने बचने के लिए बाइक के कलर चेंज करा दिए, मॉडिफाई कर दिया, सब कुछ कर दिया डर से, उसका कहना है। और उसके बाद आखिरकार पकड़ा गया, और ये खबर सारे अखबार में मोटे तौर पर खबर छपी है। पुलिस ने बहुत अधिकृत तौर पर, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि छेड़छाड़ और स्टंट का मामला नहीं था, सड़क हादसा था। मेरा भी ये मानना है, उस दिन भी देखकर मैंने कहा था, मेरे वीडियो में देखिएगा, मैंने दोनों बातें कही है कि ये परिवार का कहना है, ये कहना है, इसमें कुछ ऐसी बात है, क्योंकि ये 2 बयान है। मैंने उस दिन भी दोनों बयान का जिक्र किया था, पहले ही दिन जिस दिन खबर आई थी उस दिन। कई बार आपका कुछ कन्विक्शन, आपका कोई खबर को बहुत डिटेल देखने से, उसकी तस्वीरें देखने से, उसकी वीडियो देखने से आपका दिमाग कुछ कहने लगता है कि इसमें कुछ है। तो पुलिस का कहना है कि शायद उन्हें लगा होगा कि वो अगर इसको इस तरह की घटना बताएंगे तो शायद इस मामले में उन्हें कुछ मुआवजा मिलेगा, चूँकि वो स्कॉलरशिप से पढ़ रही थी। तो ये पुलिस का कहना है। अंतिम सच यही है कि एक होनहार टॉपर बिटिया इस दुनिया से अचानक चली गई, जिसे अपने पिता के सपनों को साकार करना था, जो अपने पिता का नहीं, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करती, हादसे का शिकार हुई। लेकिन वो कहानी जो उस वक्त थी, अब जो पुलिस कहानी कह रही है, दोनों कहानी में फ़र्क है। अब आप तय कर लें। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। वीडियो शायद लंबा भी हो गया, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि आज तसल्ली के हिसाब से मेरे पास भी उतनी खबरें, उतनी जानकारियाँ अखबारों में नहीं थी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।